हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आज जो टॉपिक मैंने साथ लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। 9th क्लास का बायो का पहला चैप्टर है और इसमें मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ा दिया है। क्या क्या टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है इसमें। सेल में मैंने फर्स्ट क्लास से पिछले क्लास में मैंने बताया है कि सेल किसे कहते हैं, टर्म सेल किसने दिया था, इसके अलावा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, साथ में नंबर ऑफ सेल्स के प्रेजेंस के आधार पर यूनिसेलुलर बॉडीज या ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर पहले वीडियो को देख ले। आज जो है उसी के आगे मैं पढ़ाऊंगा और उसके आगे पढ़ाना है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना। हम लोगों ने पहले वीडियो में सेल के बारे में जान लिया कि सेल कहते किसे हैं। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। तो सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमने सेल को 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसकी हिंदी है कोशिका झिल्ली। सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियस, इसकी हिंदी है केंद्रक। और तीसरा है साइटोप्लाज्म, इसकी हिंदी होती है कोशिका द्रव्य। सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमने 3 भाग में सेल को बांटा। पहला है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो आप देखो एक पिक्चर से एक आउटर लेयर जो है वह है सेल मेम्ब्रेन। दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल के बीचों बीच एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मैं आगे बताऊंगा। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसे कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य होता है। ये ग्रीन वाला जो है आप इसको मानो गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य है जो फैला हुआ है। इसे ही कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक आसानी से अपने इस छोटे से फिगर के माध्यम से आसानी से आप समझ सकते हो कि जो आउटर लेयर है उससे सेल मेम्ब्रेन, बीच में है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो है वो है साइटोप्लाज्म। इसके साथ ही अब इसके बारे में एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा। तो सेल स्ट्रक्चर में पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। आइए सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान जाते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि आउटर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। यह लिविंग होता है, जीवित है, थिन है, डेलिकेट है। थिन मीन्स पतला, डेलिकेट मीन्स मुलायम। दैट मीन्स लिविंग, थिन एंड डेलिकेट आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये जो होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है और इस पोर्शन को अगर और भी
बेहतर तरीके से देखना हो तो यह 2 लेयर जो होता है लिपिड का बना होता है, और बीच में जो ये पोर्शन है वो प्रोटीन का बना होता है। यानी कि ये भाग और ये भाग लिपिड का बना होता है सैंडविच, और ये प्रोटीन जो है सैंडविच होता है। दैट मीन्स आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। 2 भाग लिपिड का और बीच में 1 भाग प्रोटीन का होता है। साथ में यह सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहलाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाता है। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो सेमी परमेएबल क्या होता है या सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है तो ये बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण से अलग करता है सेल को। अब यह सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब है बाहरी आवरण से इसके अंदर कुछ खास पदार्थ ही आ सकते हैं, कुछ खास पदार्थ ही यहां से बाहर जा सकते हैं, सब पदार्थ बाहर नहीं जा सकता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम यहां हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसके द्वारा हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, और कुछ खास पदार्थ का, इसलिए इसे सेमी परमेएबल या सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसका वर्क क्या है? जैसे बताना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में 2-3 चीज बता दिए कि यह लिविंग थिन डेलिकेट होता है, आउटर मोस्ट लेयर है, यह लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, जिसमें 2 लेयर लिपिड का और 1 बीच में प्रोटीन का होता है। इसे हम सेमी परमेएबल या सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बता दिया। अब इसका फंक्शन, यह एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी कि शेप, चूंकि यह डेलिकेट होता है तो इसका शेप फिक्स नहीं है, फिर भी शेप को बनाए रखने में यह कारगर है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है यह, यानी बाहर से अंदर मटेरियल को आना और अंदर से बाहर मटेरियल को जाना, इसका काम करता है। यह प्रोटेक्शन करता है, यानी सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो चीज बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, उससे सेल को बचाता है, इसके अंदर ही नहीं आने देता है, तो उसका प्रभाव सेल पर नहीं पड़ता है। साथ में यह सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई, ये तीनों चीज के फॉर्मेशन में मदद करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई फॉर्मेशन में मदद करता है। सेल स्ट्रक्चर में सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हिंदी केंद्रक होती है। और न्यूक्लियस कहां पाया जाता है? सेल के बीचों बीच। मैंने सेल स्ट्रक्चर जैसे सेल बनाया था, सेल के बीचों बीच ये है न्यूक्लियस। अब इस पार्ट को ही अगर इनलार्ज किया जाए तब कैसे दिखेगा आप देखो। सेल का यह बाहरी आवरण है जो आपको साफ तौर पर दिख रहा हो, डबल लेयर्ड है। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डबल लेयर्ड का होता है। पहला पॉइंट, जो डबल लेयर्ड होता है इसको कहते क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह से सेल का बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन था, उसी तरह से न्यूक्लियस का जो बाहरी आवरण है जो डबल लेयर्ड है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद आप देखो कि बहुत सारे छिद्र होते हैं। ये है छिद्र है, ये पोर है, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर कहते हैं। दो चीज सामने आ गया, जो डबल लेयर्ड है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो छिद्र है जो पोर है उसे हम न्यूक्लियो
पोर कहते हैं। इसके अंदर भी गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका जाल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं क्रोमैटिन। और यहीं पर कुछ राउंड टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जो कवर्ड नहीं होता है, जो राउंड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियस का फिगर। अगर न्यूक्लियस का डायग्राम बनाने को आए तो आप जान लो, जो बाहरी आवरण है डबल लेयर्ड है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कई जगह छेद है, छिद्र है, जिसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जाल फैला होता है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और इसके अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का ब्रेन अगर है, अगर कोशिका का मस्तिष्क कौन है, तो आपको कहना होगा उसका आंसर न्यूक्लियस, केंद्रक। यह एक डबल लेयर आउटर लेयर होता है। और न्यूक्लियोपोर क्यों इंपॉर्टेंट है? चूंकि यहां है न्यूक्लियस और यहां है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल के अंदर जो पदार्थ है उस पदार्थ का न्यूक्लियस के अंदर आना, या न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ है उसका सेल के अंदर जाना, वो न्यूक्लियोपोर के सहायता से होता है। यानी कि मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का काम है, जो राउंड टाइप का स्ट्रक्चर है जो कवर्ड नहीं होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि इसे ही हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि विच वन इज नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम? द आंसर इज न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जैसे ही सेल डिवीजन होता है तो वही क्रोमैटिन की वजह से ही क्रोमोजोम बनता है। और क्रोमोजोम जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैंने यहां भी लिखा है डीऑक्सी राइबो, डी फॉर डीऑक्सी राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड। तो यह डीएनए, और इसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शनल सेगमेंट, पूछता है क्वेश्चंस, द फंक्शनल सेगमेंट, यही होता है जीन, जिसकी मदद से पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो गुण जाते हैं इसी डीएनए, इसी जीन की वजह से जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बारे में आपने पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, और साथ में फंक्शन। ये फंक्शन सेलुलर रिप्रोडक्शन में मदद करता है और एक सेल से दो सेल बनाने में मदद करता है। हेरिडेटरी ट्रेस आनुवंशिक गुणों को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, बहुत सारे के एक्टिविटी होते हैं, उसको वो कंट्रोल करता है। इसलिए इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की हिंदी कोशिका द्रव्य होती है। ये क्या है? तो मैं बार बार बताया हूं कि एक आप सेल का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो, बाहरी भाग सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है, यह है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन
और न्यूक्लियस के बीच में तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यही पार्ट साइटोप्लाज्म है। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एक नया टर्म आ गया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे इसको मैं तुरंत बताऊंगा। अभी आप इतना समझो, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग्य है, और यह न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीचों बीच गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। इसके अंदर बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। क्लियर? और इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्लियर? साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड इट इज फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स। इसका फंक्शंस क्या है? तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल के अंदर, एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, और सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, ये आप देख रहे हो, दिस इज सेल ऑर्गेनल्स, और इस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो मटेरियल्स का आवागमन होता है, जो एक्सचेंज होता है, यहां का मटेरियल इसमें गया और यहां का मटेरियल इसमें गया, ये मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसमें वो हेल्प करता है। इसे हम स्टोर हाउस भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक स्टोर हाउस है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन पाए जाते हैं। अब कुछ मुख्य टर्म है जो मैं अभी बता देता हूं आपको। जैसे पहला टर्म था प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो दो तीन टर्म है जिसको आप समझ लें। पहला है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड है, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म भी इंक्लूड है, या न्यूक्लियस कह लो, अब प्लस सेल ऑर्गेनल्स भी है। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि पूरा पार्ट प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगर पूरा पार्ट है तो ये स्ट्रक्चर जो है प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। दूसरा, साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता है। अगर आप न्यूक्लियस को हटा दो, इसमें से न्यूक्लियस को हटा दो, तो दिस पार्ट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में टोटल लिक्विड, अगर पूरा सेल है तो सेल में से आप न्यूक्लियस को हटा दें। बहुत इजी वे में आप समझ लो, सेल माइनस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल माइनस न्यूक्लियस। और एक होता है साइटोसोल, जिसे हम ग्राउंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कहते हैं। तो साइटोसोल क्या है? साइटोसोल में होल सेल अगर हो, पूरा अगर सेल है, होल सेल है, उसमें से आप न्यूक्लियस भी हटा दिए और साइटोप्लाज्म भी हटा दिए, तो कुछ नहीं बचा। यानी कि एक सेल के अंदर ये सब हटा दिए हम, एक सेल के अंदर ये सारा पार्ट हटा दिए। अब जो बचा शेष, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। ओनली ग्राउंड सब्सटेंसेज ऑफ द सेल इज नोन एज अ साइटोसोल। तो आप लोग आसानी से समझ चुके हैं कि सेल स्ट्रक्चर में हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो बीचों बीच पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये चीज, इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल को समझ लिया। इसमें एक चीज और आप समझ लें,
ये सेल था और सेल का बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन है। इसी सेल मेम्ब्रेन में एक और बहुत ही कठोर सब्सटेंसेस पाया जाता है और जिसके कारण सेल का स्ट्रक्चर रिजिड होता है और इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है यह एनिमल सेल में पाया जाता है और सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। दैट मीन्स द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल आउटर लेयर विल बी सेल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स अगर कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगा और उसके आगे सेल वॉल होगा। तो सेल वॉल जो बना होता है यह सेलुलोज का बना होता है, सेल्यूलोज। और सेलुलोज बहुत ही कठोर सब्सटेंस है जिसके कारण यह एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एक फिक्स्ड शेप जो है प्लांट सेल को देता है। और सेल वॉल किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एक निश्चित आकार प्रदान करना। हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया और जाना कि सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, लेकिन वो होता कैसे है, उसके लिए है एक डिफ्यूजन है और एक ऑस्मोसिस है। इस दोनों को आप जान लें, क्योंकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू ही सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की हिंदी विसरण होती है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में डिफ्यूजन की क्रिया होती है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी समझना होगा कि हायर कंसंट्रेशन क्या होता है और लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है। तो आप मानो कि ये दो चीज है, इसमें 20, इसमें जो है 20 ऑक्सीजन है, मान लो 9 ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन है पार्टिकल्स इसमें 9 है और इसमें 9 के अलावा 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, 13 ऑक्सीजन है, इसमें 9 ही है। तो इस दोनों में कैसे डिफ्यूजन होगा? 4 पार्टिकल्स जो ज्यादा हैं वो इधर से इधर आएंगे, 2 इसमें और आ जाएंगे और इसमें से -2 हो जाएंगे, तो ये भी 11 हो जाएंगे और ये भी 11 हो जाएंगे। आसान तरीकों से समझो, आसान तरीके से, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और अंदर आना ये डिफ्यूजन के थ्रू ही संभव है। और डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो हायर कंसंट्रेशन आप समझ गए, जहां ज्यादा होगा उधर से कम की ओर। ये आप जान लो कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो है बहुत इजी वे में गैस में होता है, गैस से, फिर लिक्विड में उससे कम होता है और सॉलिड में उससे कम। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? तो ऑस्मोसिस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करवाता है। और कैसे? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर। यानी कि अगर कोई पूछे ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, तो ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, कैसे, किसके थ्रू? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। प्लांट रूट जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर को, किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस 2 प्रकार का होता है, एक इंडोऑस्मोसिस, एक एक्सोऑस्मोसिस। मान लिया ये सेल है और ये आउटसाइड सॉल्यूशन है, यहां वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है और यहां लोअर कंसंट्रेशन है। तो जहां बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा उसको हायर कंसंट्रेशन, जहां कम होगा वो लोअर कंसंट्रेशन।
तो इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जब आउटर से सेल के अंदर आएगा तो सेल क्या करेगा, सेल जो है फूल जाएगा, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा और इसे ही हम इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। एक्सोऑस्मोसिस किसे कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस ये है सेल, ये बाहरी है, बाहर से इधर जा रहा है, सेल से इधर गया, सेल से पानी इधर गया और सेल का साइज छोटा हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्योंकि बाहर जितना सेल के अंदर है उतना जो आउटर साइड में भी सेम है वाटर सॉल्यूशन, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो आप जान गए कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू सेल में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद।